तो अगर तुम भी एक लॉ स्टूडेंट हो या किसी लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साल के एंड में तुम्हारा एक ही काम रहता है, सुप्रीम कोर्ट के साल भर के जजमेंट सर्च करना, उन्हें पढ़ना और याद करना। और इसके लिए पता नहीं कितने सारे यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, और उसमें भी भाई ये लंबे लंबे जजमेंट्स, मुश्किल होता है ना। तो तुम्हारी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2024 के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास बात पता है क्या है, इन केसेस को हम इतने सीधे और सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दो बार ये वीडियो देख लेना और सारे केसेस अपने आप याद हो जाएंगे। इसके साथ ही इन केसेस की डिटेल जजमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला केस है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना 25 साल पुराना डिसीजन ओवररूल्ड करते हुए ये कहा कि एमपीज और एमएलएस के पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं है अगर वो वोटिंग के लिए ब्राइब या घूस लेते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने से पहले हम संविधान के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 194 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 105 क्लॉज 2। आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर किसी भी प्रोसीडिंग या अपने द्वारा प्रैक्टिस किए गए वोट के लिए किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं होगा। और इसी तरह आर्टिकल 105 क्लॉज 2 पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात करता है, और इन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर ये पूरा केस बेस्ड है। तो देखो 1998 में पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का एक केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने मिलकर एक फैसला सुनाया था इन आर्टिकल्स के पक्ष में, और ये बोला था कि आर्टिकल एकदम सही है और आर्टिकल 194 क्लॉज 2 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को और आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के तहत पार्लियामेंट के मेंबर्स को इम्यूनिटी प्राप्त है और उन पर कोई भी टाइप की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, भले ही वो वोटिंग के लिए ब्राइबरी या घूस क्यों न लें। लेकिन ये जो केस आया सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने मिलकर इस फैसले को पलट दिया और ये कहा कि एमपीज और एमएलए वोटिंग या किसी भी टाइप की स्पीच के लिए ब्राइबरी या घूस नहीं ले सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। नाउ दूसरा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जो 2024 का सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, पर ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कह रहे हैं इंडिया के एक सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल। ये वीडियो देखिए। बताया जाए देश की जनता को कि किस तरीके से बीजेपी ने, ये तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है, पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक टाइप का प्रोमिसरी नोट है, जिसे बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है फंडिंग के लिए। इसे एसबीआई की कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस द्वारा इंडिया के नागरिक या किसी भी कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। तो पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू की गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एसबीआई से कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, किस पार्टी को दे रहा है और कितना दे रहा है, इसका डेटा एसबीआई के अलावा और किसी के पास नहीं होता था। यहाँ तक कि देश की जनता को भी ये मालूम नहीं होता था कि उनके द्वारा चुनी गई पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहाँ से हो रही है। मतलब कोई भी इंसान या कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमसली कितना भी चंदा दे सकती है। अब ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नागरिकों के राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए नागरिकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को स्ट्रिक्टली बोला गया कि किस पार्टी को कितना चंदा कौन दे रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द बाहर आनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। देखो, अगर आपकी एलएलबी हो गई है या एलएलबी होने के बाद आप बार काउंसिल में रजिस्टर कराने का सोच रहे हो, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये केस है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेट जो मनमानी फीस वसूल करते हैं उस पर रोक लगाई गई। तो पहले हम ये पूरा मामला जानते हैं, इसके बाद हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया। तो देखो, पार्लियामेंट के द्वारा बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की फीस फिक्स कर दी गई है, इसके बाद भी अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से मनमानी फीस वसूल करते हैं। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये कहते हैं कि वकीलों के एनरोलमेंट के लिए बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 24 क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ के तहत सेट की गई लिमिट से ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते, जो जनरल कैटेगरी के लिए 600 और SC/ST कैटेगरी के लिए 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के 2024 के 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगी कि मैं मंथली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कवर करूं, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। और इन केसेस के डिटेल PDF फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।